महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी का डंका बज गया। चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता के बड़े बड़े दावे करने वाली शिवसेना फिसडी साबित हुई। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना महाराष्ट्र में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन चुनाव के बाद उसने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। यही वजह है कि उसे दूसरे से चौथे नंबर पर खिसकना पड़ा। दूसरे नंबर पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पहुंच गई। हालांकि अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जहां मतगणना की जानी है। यही वजह है कि एनसीपी ने यह दावा किया है कि सबसे बड़ी पार्टी वही है। लेकिन चुनाव नतीजे बताते हैं कि 32 जिलों की 97 नगर पंचायतों में सबसे ज्यादा 384 सीटें बीजेपी की झोली में आई हैं। एनसीपी को 344, कांग्रेस को 316 और शिवसेना को 284 सीटें मिली हैं। 2017 में बीजेपी के विभिन्न नगर पंचायतों में 344 सदस्य थे। इन चुनावों में महाविकास आघाड़ी के घटक दल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने अलग अलग जोर आजमाया था। उधर गढ़चिरौली जिले की सभी 9 नगर पंचायतों के लिए मतगणना 20 जनवरी को होगी। यह चुनाव ओबीसी आरक्षण रद्द होने के कारण कराए गए हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन चुनाव नतीजों ने महाविकास आघाड़ी सरकार को नकार दिया है। आघाड़ी सरकार धन शक्ति, दंड शक्ति और सत्ता का कितना भी दुरुपयोग कर ले, बीजेपी पहले नंबर की पार्टी थी और रहेगी। अकेले बीजेपी ने 24 और सहयोगियों के साथ 30 नगर पंचायतों में सफलता हासिल की है। एनसीपी ने भी नगर पंचायतों में नंबर 1 होने का दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने एनसीपी को वोट देने के लिए सभी मतदाताओं का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी ने परिवार संवाद के तहत गांव-गांव का दौरा कर कार्यकर्ताओं के विचार सुने। जनता दरबार से एनसीपी को निश्चित ही फायदा हुआ। नतीजे को संतोषजनक बताते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन में निश्चित ही सुधार हुआ है। विदर्भ में पार्टी आगे है, वहीं कोंकण में पार्टी ने खाता खोला है। प्रदेश की जनता ने महाविकास आघाड़ी को अपना मत दिया है और बीजेपी को नकार दिया है। पिछली बार बीजेपी के पास 600 सीटें थीं, जो अब घटकर 300 के आसपास रह गई हैं। हम 17 नगर पंचायत से 22 तक जा पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चौतरफा घिरते जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी से आए कुछ नेता हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पुराने सहयोगी और तीसरी तरफ बीजेपी की सेंधमारी और बिखरते परिवार का दंश। अखिलेश यादव के लिए हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला आजम खान का है। लंबे अरसे से जेल की सलाखों के पीछे बैठे आजम खान अखिलेश यादव के टिकट बंटवारे के तौर तरीके से बेहद नाराज हो गए हैं। आजम खान अखिलेश यादव से इतने नाराज हैं कि उन्होंने दूसरे उन नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया जिन्हें अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने आजम खान की बातों को भी किनारे लगा दिया। असल में आजम खान अपने करीबियों के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा किया नहीं। यही वजह है कि अब दोनों नेताओं के बीच ठन गई है। आजम खान ने अपने 12 समर्थकों की लिस्ट दी थी, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब आजम खान नाराज हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी बातें नहीं सुनी गई। उनके साथ समाजवादी पार्टी के कई बड़े मुस्लिम चेहरे भी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला और अखिलेश से नाराज हैं। कहा जा रहा है कि आजम अब इमरान मसूद, कादिर राना जैसे नेताओं के संपर्क में है। आजम चाहते थे कि काट से यूसुफ मलिक, मुरादाबाद देहात से सैयद आरिज मियां, बदायूं से आबिद रजा और सहारनपुर से सरफराज को टिकट मिले, पर अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के सामने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ताल ठोकेंगे। उन्होंने ट्विटर पर ऐलान कर दिया है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि रावण सीएम योगी के खिलाफ अपनी जमानत बचा पाएंगे या नहीं। सीएम योगी लगातार 5 बार गोरखपुर के सांसद रह चुके हैं और इसे उनका गढ़ माना जाता है। जिले की जनता बाबा गोरखनाथ धाम यानी मठ के प्रति अगाध श्रद्धा रखती है और इसी मठ के योगी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। अब की बार गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी ने योगी को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब उनके सामने भीम आर्मी के मुखिया रावण चुनौती पेश करेंगे। इसके पहले 18 जनवरी को नोएडा में हुई प्रेस वार्ता में आजाद ने कहा कि यदि उनकी पार्टी कहेगी तो वे सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं।
समाजवादी पार्टी से गठबंधन की संभावना टूटने के बाद आजाद ने कहा था कि हमारी पार्टी राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने 33 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था। आजाद ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था उनमें सिराथू, नोएडा, मेरठ कैंट, एतमादपुर, गंगोह, हस्तिनापुर शामिल हैं। सिराथू से यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य उम्मीदवार हैं। मतलब साफ है कि आजाद अभी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भले ही जनता पहले ही मन बना चुकी है कि राज्य में अब की बार एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार लाएगी। चंद्रशेखर आजाद पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अखिलेश के साथ सीटों को लेकर उनकी बात नहीं बनी, जिसके बाद उन्होंने अकेले ही यूपी के रण में उतरने की घोषणा की। अखिलेश यादव की ओर से खुद को छोटा भाई कहे जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं वकील हूं और पढ़ा लिखा हूं, हम सहयोग और तंज की भाषा को समझते हैं। यूपी चुनाव में चंद्रशेखर आजाद कुछ लोगों के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी और बीजेपी छोड़कर सपा में जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम शामिल हैं। इसके अलावा आजाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। योगी आदित्यनाथ के पहले मथुरा और अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें गोरखपुर सदर से अपना उम्मीदवार बनाया है। योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 1989 में चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे योगी के सामने अपनी जमानत बचाना रावण के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि पूर्वांचल में गोरखपुर को बीजेपी और योगी का गढ़ माना जाता रहा है। बहरहाल सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में दम भर रहे रावण को यूपी की जनता पहले ही पहचान चुकी है। इसीलिए पश्चिमी यूपी में कहीं भी भाव न मिलता देख रावण अब योगी के खिलाफ लड़ने का नाटक कर रहे हैं और इस नाटक में अपनी जमानत जब्त करवाकर अपनी किरकिरी भी जल्दी करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चुनाव से पहले सीएम चन्नी के रिश्तेदार के घर पर ईडी का छापा राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। सीएम चन्नी और कांग्रेस के नेता बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। चन्नी के हमले के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपनी रडार पर लिया और ठीक चन्नी के अंदाज में ही पलटवार किया। कैप्टन ने ट्वीट किया और कहा कि क्या बात कर दी यार, ईडी ने रेड आपके घर में की, 10 करोड़ आपके घर से निकले, इसमें किसी का क्या कसूर। सीएम चन्नी ने पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक के बाद भी इसी तरह कहा था कि फिरोजपुर में 70,000 कुर्सियों पर 700 लोग थे, तो इसमें उनका क्या कसूर। इसके बाद उन्होंने ईडी के रेड को लेकर कैप्टन पर भी निशाना साधा था। भांजे पर ईडी की रेड से भड़के सीएम चन्नी ने कहा था कि ईडी के अफसर कहकर गए हैं कि पीएम का दौरा याद रखना। इससे पहले 5 जनवरी को जब पीएम मोदी प्यारी आना फ्लाईओवर से वापस लौटे थे तो उन्होंने भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचकर कुछ इसी तरह कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट आया। सीएम चन्नी ने आरोप लगाया कि कैप्टन यह रेड करवाई है। इसके बाद कैप्टन ने कहा कि ईडी मुझे रिपोर्ट नहीं करती, न ही मैंने आपके रिश्तेदार के यहाँ से बरामद हुए पैसा प्लांट किया है। कैप्टन ने कहा कि अपने परिवार के अपराध के लिए मुझे दोष देना बंद करो। कैप्टन कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। कैप्टन ने कहा कि कांग्रेस भूल गई जब वह मुझ पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते थे। चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उन्हें उस मामले में फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रही है। चन्नी ने आरोप लगाया कि जब भी चुनाव होते हैं बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राजनीतिक विपक्षियों को निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। चन्नी ने अपने रिश्तेदार के आवास पर ईडी की छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में मुझे फंसाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसी के कर्मी इस मामले में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चन्नी ने अपने भांजे के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर की हालिया यात्रा से जोड़ने की कोशिश की। इस यात्रा के दौरान मोदी का काफिला किसानों के प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री को रैली को संबोधित किए बिना लौटना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने ईडी की छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मोदी को लौटना पड़ा तो उसमें मेरी क्या गलती है, मुझसे बदला क्यों लिया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि पंजाब में अवैध बालू खनन के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच के सिलसिले में की गई छापेमारी के दौरान 10 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए। इसमें से 8 करोड़ रुपए चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह उर्फ हनी से जुड़े ठिकानों से जब्त किए गए।
सूत्रों ने बताया कि 2 करोड़ रुपए कैश संदीप कुमार नाम के एक शख्स के ठिकाने से बरामद हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को एक के बाद एक बड़े झटके देते जा रही है। अपर्णा यादव, शरदवीर सिंह के बाद अब विधानसभा के उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के विधायक नितिन अग्रवाल ने अपना इस्तीफा अखिलेश यादव को भेज दिया है। नितिन अग्रवाल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे इस्तीफे में कहा कि वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहे हैं। नितिन अग्रवाल के अपने सभी पदों से इस्तीफा देने की खबर जैसे फैली, राजनीतिक क्षेत्र में खलबली मच गई। एक बार तो कुछ लोग बहुत चक्के रह गए, लेकिन नितिन अग्रवाल ने खुद सभी का असमंजस दूर करते हुए कहा कि उन्होंने सपा की प्राथमिक सदस्यता, विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष से इस्तीफा दिया है। अब वह विधिवत भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं और पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसका वह निर्वहन करेंगे। नितिन 2017 के विधानसभा चुनाव में हरदोई सदर सीट से सपा के विधायक चुने गए थे। उनके पिता पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल 2018 में भाजपा में शामिल हो गए थे। उसके बाद से ही नितिन भी बागी हो गए थे। नितिन को पिछले साल अक्टूबर में प्रदेश की भाजपा सरकार की मदद से विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। उस वक्त उन्होंने सपा से त्यागपत्र नहीं दिया था। भाजपा की जन विश्वास रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा कर चुके नितिन अग्रवाल के प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर हरदोई सदर सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है। इस बीच शरदवीर सिंह ने इस बार अपना टिकट कटने से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल अपने त्यागपत्र में सिंह ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की नीतियों से भटक गई है। सपा विधायक शरदवीर सिंह ने बताया कि उनका टिकट काटकर नीरज मौर्य को दे दिया गया है, इसीलिए उन्होंने सपा से इस्तीफा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जाटों से बड़ा पंगा ले लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि अब जाटों ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का बहिष्कार करने का ऐलान तक कर दिया। मतलब कि जाटों के वोट को अपना मानकर मुसलमान नेताओं को थोक भाव में टिकट देने का दाव अब अखिलेश और जयंत को महंगा पड़ गया। इतना ही नहीं, गठबंधन में ज्यादा सीटों के चक्कर में जयंत ने अपने कोटे की सीटों पर समाजवादी पार्टी के लोगों को टिकट थमा दिया और दोनों में मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31% सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम कर दिया। दोनों पार्टियों ने मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले की सभी 13 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी तय कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर जिले में तो गठबंधन से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया गया है, लेकिन मेरठ की 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार और जाटों के हिस्से सिर्फ एक उम्मीदवार आया। मामला इतना बढ़ गया कि आरएलडी में बगावत के हालात पैदा हो गए। खासकर सिवाल खास विधानसभा सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट देकर आरएलडी ने अपने समर्थक जाट समुदाय का गुस्सा और भड़का दिया है। जाट महासभा ने आरएलडी सपा गठबंधन को गलती नहीं सुधारने पर चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दे दी है। गठबंधन ने मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र से मनीषा अहलावत, सरगना विधानसभा सीट से अतुल प्रधान और हस्तिनापुर सीट से पूर्व विधायक योगेश वर्मा को टिकट दिया है। इसमें दिलचस्प यह है कि इनमें से एक कैंडिडेट भी जाट समुदाय से नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने जाटों पर खास दाव लगाया है। आरएलडी ने सिवाल खास सीट से जिस गुलाम मोहम्मद को अपना प्रत्याशी बनाया वो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। आरएलडी ने मोहम्मद को अपने चुनाव चिन्ह पर उतार दिया है। जाट समुदाय को यह डबल शॉक जैसा लग रहा है। आरएलडी कार्यकर्ता सिवाल खास सीट पर किसी जाट नेता के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन गुलाम मोहम्मद का नाम सामने आते ही उनमें गुस्सा फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की और आरएलडी का झंडा फूंक दिया। वहीं मेरठ शहर से सपा विधायक रफीक अंसारी, दक्षिण विधानसभा और किठौर से शाहिद मंजूर को टिकट मिलने से भी जाटों में खासी नाराजगी है। इसी मुद्दे पर जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष रोहित जाखड़ ने मेरठ के कश्मीरी चौराहे पर जाट समाज के सैकड़ों लोगों को का जुटान कराया। जाटों ने तय किया कि सपा रालोद गठबंधन ने टिकट बंटवारे में हुई गलती नहीं सुधारी और जाट समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो उनके प्रत्याशियों का बहिष्कार किया जाएगा। जाखड़ ने अखिलेश यादव पर जाटों के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन कर लिया। अखिलेश से जयंत चौधरी की
मजबूरी समझने की भूल नहीं करी। उन्होंने यहां तक धमकी दे डाली कि अगर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर 1.5 साल तक आंदोलन करके केंद्र सरकार को घुटने पर ला सकते हैं तो समाजवादी पार्टी को भी उसकी सही जगह दिखाने में देर नहीं लगेगी। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बीजेपी के हाथों खोई अपनी राजनीतिक जमीन को वापस पाने की जद्दोजहद में जुटे अखिलेश के सामने यह बड़ी चुनौती होगी कि आखिर वो आगे किस तरह से कदम बढ़ाएं जिससे चुनाव में दोनों समुदाय का साथ मिल सके। अखिलेश मुश्किल में है क्योंकि अगर वो जाटों को खुश करने के चक्कर में कैंडिडेट बदलते हैं तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मुकाबले से पहले ही संकटों में घिरते जा रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी टूट रही पार्टी की वजह से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ जाट महासभा ने सपा आरएलडी गठबंधन के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इन बड़े झटकों से अखिलेश और जयंत उबरे भी नहीं थे कि गठबंधन के एक हेवीवेट कैंडिडेट ने चुनाव मैदान से किनारा कर लिया और नामांकन कराने के बावजूद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जेवर विधानसभा सीट से आरएलडी के उम्मीदवार अवतार सिंह भडाना ने मतदान के ठीक 20 दिन पहले चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इस खबर से आरएलडी में हड़कंप मच गया और आनन फानन में इंद्रवीर सिंह भाटी को उम्मीदवार बना दिया गया। अवतार सिंह भडाना ने कोविड-19 संक्रमित होने के चलते नाम वापस लेने की बात कही है। हालांकि जिस वक्त अवतार सिंह भडाना के पीछे हटने की बात आई उससे 2 घंटे पहले ही वो ट्विटर पर प्रचार कर रहे थे। जेवर सीट से अवतार सिंह भडाना के पीछे हटने को सपा आरएलडी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अवतार सिंह भडाना की गिनती बड़े गुज्जर नेताओं में एक है। 2017 के चुनाव में अवतार सिंह भडाना मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन किसानों के आंदोलन के दौरान इस्तीफा दे दिया था। हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले 64 साल के अवतार सिंह भडाना का राजनीतिक सफर लंबा रहा है। कांग्रेस के टिकट पर वह फरीदाबाद से 3 बार और मेरठ से 1 बार सांसद रह चुके हैं। इसके बाद साल 2017 में भाजपा के टिकट से मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत कम वोटों से वह चुनाव जीत सके थे। अवतार सिंह भडाना भाजपा छोड़कर 12 जनवरी को आरएलडी में शामिल हुए थे। इसके बाद आरएलडी ने उन्हें गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। इस दौरान भडाना ने कहा था कि पश्चिम से जो हवा चलेगी वो पूरब तक जाएगी। वह कुछ दिन पहले ट्रैक्टर पर सवार होकर नामांकन करने गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस भले ही यह कहती हो कि पंजाब में पार्टी संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट के रूप में पेश किए जाने के बाद कांग्रेस में भी सीएम फेस को ऐलान करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब तक तो सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ही ऐसी मांग करते रहे हैं, लेकिन अब पंजाब के कई बड़े मंत्रियों ने खुलकर सीएम चन्नी के नाम का ऐलान करने की मांग कर दी है। पंजाब सरकार के 1-2 नहीं बल्कि 4 मंत्री चरणजीत चन्नी के समर्थन में उतर आए हैं। इनमें ब्रह्म मोहिंद्रा के बाद अब सुखजिंदर रंधावा, तृप्त राजेंद्र बाजवा और राणा गुरजीत सिंह शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस हाईकमान को चरणजीत चन्नी को ही चुनाव के बाद सीएम बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए। इस बीच खास बात यह है कि सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड पर सीएम दावेदार सिद्धू चुप है। यह बात भी कांग्रेसियों को खटकने लगी है। सिद्धू ने इतना कहा कि सिर्फ रेड होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम चेहरा घोषित कर दिया है, फिर हम क्यों न करें। कांग्रेस को चरणजीत चन्नी को सीएम चेहरा घोषित कर देना चाहिए। मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि अभी चन्नी सीएम है ही, लेकिन सीएम बनने के लिए हाय हाय करने वालों को कांग्रेस हाईकमान कभी बर्दाश्त नहीं करती। रंधावा का इशारा सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू के लिए है। तृप्त राजेंद्र बाजवा ने भी चन्नी के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चन्नी ने अच्छा काम किया है। राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि सीएम चन्नी विनम्र व्यक्ति हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। उनकी 111 दिन की सरकार में कारगुजारी अच्छी रही है, इसीलिए कांग्रेस हाईकमान को उनके नाम की घोषणा कर देनी चाहिए। पंजाब में सीएम चेहरे को लेकर चरणजीत चन्नी और नवजोत सिद्धू के बीच मची जंग के उलट कांग्रेस हाईकमान की अलग राय है। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर लौटे पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस संयुक्त लीडरशिप में लड़ेगी, जिसमें चरणजीत चन्नी, नवजोत सिद्धू और सुनील जाखड़ शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
अखिलेश यादव के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं से परेशान अखिलेश यादव की पार्टी की हालत इतनी खस्ती हो चुकी है कि अब चंद्रशेखर रावण जैसे ने भी समाजवादी पार्टी में सेंधमारी शुरू कर दी। चंद्रशेखर रावण ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराया, बल्कि लगे हाथ उनके बेटे को टिकट भी थमा दिया, जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के धोखे की टीस से आगे बढ़ चुके हैं। रावण ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि अखिलेश यादव न तो अपना घर संभाल पा रहे हैं और न ही पार्टी। सपा में रहकर अब लोगों को घुटन महसूस हो रही है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री मुकेश सिद्धार्थ को उन्होंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कराई। साथ ही साथ उनके बेटे को हस्तिनापुर से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। चंद्रशेखर ने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए 22 पॉइंट पर घोषणा पत्र तैयार किया गया है, जिसे सार्वजनिक भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा महंगाई और दलितों पर अत्याचार को मुद्दा बनाकर आजाद समाज पार्टी चुनाव में आ रही है। यूपी के अधिकतर सीटों पर आजाद समाज पार्टी छोटे छोटे दलों को साथ लेकर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री जनता ने बनाया। 2017 में जब चुनाव हुआ तो वो मुख्यमंत्री चेहरा नहीं थे, वे मेरे ही तरह थे। चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने पिछले 5 साल तक दलित, सभी अल्पसंख्यक और अन्य जातियों और धर्म के लोगों की लड़ाई लड़ी है। 2022 में योगी आदित्यनाथ को हराकर उनकी विदाई तय करेंगे। उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव है, इसीलिए हमने 22 पॉइंट्स का घोषणा पत्र तैयार किया है। दलितों और महंगाई के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। सत्ता में आने के बाद टैक्स घटाकर पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, क्योंकि नेता, मंत्री और अधिकारियों को पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ता है। आम आदमी ही इसका बोझ उठाता है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी अब खुद ही अपनी लड़ाई लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।